नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में शपथ ग्रहण और सरकार गठन पर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव का मंदिर है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे यूपी का, जहां वाराणसी में कॉलेज के छात्रों ने हंगामा कर दिया है। 300 छात्रों ने कॉलेज कैंपस के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। महाराष्ट्र में भाजपा की एक अहम बैठक हुई। बैठक में शपथ ग्रहण और सरकार गठन पर चर्चा हुई है। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी। उन्होंने कहा कि महायुति की पार्टियां भी एक बैठक करेंगी, लेकिन इसका समय तय नहीं है। इस बीच शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे की देर शाम या रात को विधायकों के साथ एक मीटिंग होगी। ठाणे में एकनाथ शिंदे अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे। सेहत के सवाल पर उन्होंने कहा कि तबीयत अच्छी है। भाजपा ने विधायकों से बातचीत के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑब्जर्वर बनाया है। ये दोनों नेता भी आज ही मुंबई पहुंचेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, साधु महंत, कलाकार, लेखक भी आएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, रिजल्ट आए 10 दिन हो गए। सवाल वही सबके जहन में घूम रहा है कि 10 दिन हो गए हैं, भारी बहुमत के साथ जीत भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी सीएम का फेस तय नहीं हो पा रहा। क्या वजह रह गई है सर? नहीं, वजह कोई खास नहीं रही है और आपने देखा कि प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की और जिस हिसाब से देख रहे हैं कि वो स्वयं में सक्षम है, लेकिन उनको अपने महायुति के और जो सहयोगी दल है उनको लेकर चलना है। तो चूंकि समय लगता है तो तरह तरह के कयास लगाते हैं, चाहे वो पत्रकारिता क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। लेकिन जैसा आपने देखा कि फाइनल डिसीजन हो गया, ऑब्जर्वर डिफाइन हो गए हैं और उधर जो है शिंदे साहब वापिस थाने आ गए हैं। स्वास्थ्य भी उनका ठीक है और मुंबई आ जाएंगे, अपने भी विधायकों के साथ करेंगे और एक संयुक्त महायुति की भी एक बैठक हो और सब कुछ समय अनुसार चलता है। कोई ऐसी बात नहीं है। क्यास लगाने का जो समय है वो तो रहता है जब तक कि शपथ समारोह नहीं होता। आलोक जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा नजर आ रहा है कि शिंदे नाराज तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जब एक बार बैठक हो चुकी है विधायकों के साथ, अब दोबारा उनकी विधायकों से मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के क्या मायने निकाले जाए आलोक जी? देखिए, राजनीति में हर आदमी जब जमीन से जुड़ा होता है वो एक ऊपर स्थिति पे आ जाता है। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिस होती है, विन विन सिचुएशंस रहती है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। तो ठीक है, शिंदे साहब भी लगता है इस कहावत को समझ गए हैं और वो भी अपना थोड़ा सा ऐसा रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि एक प्रेशर बने और कुछ अच्छे जो है प्रभावशाली जो पद है या मंत्रालय है वो उनको और उनके पार्टी को मिले, जिससे कि अगले 5 साल तो उनको उम्मीद नहीं है जिस तरीके का प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को। तो ऐसे में अपनी अहमियत को बनाए रखना, अपनी पार्टी को बनाए रखना, उसको आगे बढ़ाए रखने के लिए कुछ अच्छे पदों की मंत्रालय की आवश्यकता है। उसी के लिए आप देख रहे हैं कि इस तरीके का रूप आप सिद्धे साथ दिखा रहे हैं और बात नहीं। आलोक जी, हमने महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव, जब विधानसभा चुनाव देखे और जब इसमें सीएम फेस आए तो एक चौंकाने वाले नतीजे यहाँ पर सामने आए। मोहन, विष्णु और भजन, ये तीनों चेहरे ऐसे थे जो नए चेहरे थे। कहीं ऐसा तो नहीं महाराष्ट्र में भी कोई नया चेहरा उतारने की तैयारी में है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी ने अब तक यहाँ तीनों स्टेट्स में नए चेहरे उतारे हैं। देखिए, वहाँ की परिस्थितियां अलग थी। वहाँ पे जो चेहरे थे वो बहुत पुराने हो चुके थे। आप शिवराज जी की बात करें, पुराने गद्दावर नेता थे जिनको की केंद्र में लाना था और आपने देखा कि लोग दबा के बाद आए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है किसी मंत्रालय की उनको दी गई है। इसी तरह आपने देखा सीवी रमन साहब भी काफी हो चुके थे
इसी तरह आपने देखा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी को साइड करना था और बहुत ही कायदे से, बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको जो है अपने एक नए ट्रैक पे रखा गया। तो कुल मिला के ये है कि दिखाया गया कि 3 चुनाव एक साथ हुए, तीनों में युवाओं चेहरों को लाना है, जनरेशन को लाना है, नई पीढ़ी को बढ़ाना है, क्योंकि ये जो है इस तरह की पार्टी है बीजेपी, और वहां पे कैडेट बेस्ड पार्टी है, वहां पे व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है कि वहां पे कौन सी जिम्मेदारी किसको दी जाए, या ये कहा जाए राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ये वाले सिद्धांत को फॉलो करते हुए बीजेपी चलती है, जिसका उन्होंने पालन किया और किसी को नाराज भी नहीं हुए। जितने भी आपके वयोवृद्ध थे या जो वरिष्ठ नेता थे वो नाराज भी नहीं हुए। उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया गया और युवाओं को आगे बढ़ा दिया गया। जी चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, महाराष्ट्र से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर रिजल्ट आए हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी जो है, महायुति जो है, वो महाराष्ट्र का सीएम पेश का फैसला अभी तक नहीं कर पाई है। सीएम को नहीं उतारा गया है। यहां पर शिंदे ने अब विधायकों की बैठक बुलाई है। आज शाम या रात तक सीएम शिंदे सांसद विधायकों के साथ, शिवसेना के विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। देखिए, इस बैठक को बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इधर यूपी में संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी। मामले में अगली तारीख 10 दिसंबर तय की है, यानी उस दिन तय होगा कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने कहा कि ये मामला सुनने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा को इसमें वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, केवल माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जब ये खुद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर मंदिर का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने वादी नीलकंठ महादेव को बनाया है। इधर वाराणसी में कॉलेज के छात्रों ने हंगामा कर दिया। मंगलवार सुबह 300 छात्र कॉलेज कैंपस के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे और कैंपस के पास मौजूद मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़ गए। इसका पता चलते ही पुलिस और पीएससी के करीब 300 जवान पहुंच गए और बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालांकि जवानों ने छात्रों को मजार से 50 मीटर पहले ही रोक लिया। इसके बाद छात्रों ने वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं दोपहर 1 बजे नमाज पढ़ने के लिए एक युवक पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी रोक दिया। दरअसल सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताई थी। हाल ही में इसका लेटर फिर से वायरल किया गया है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। कल यानी सोमवार को छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका था। पुलिस ने छात्र नेता प्रतीक विवेकानंद चंदन सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया तो गुस्साए छात्र शिवपुर थाने का घेराव करने निकले। पुलिस ने रास्ते में इन्हें छात्रों को रोक लिया। छात्र वापस कॉलेज के गेट पर आ गए, प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों को पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर विरोध किया तो हम लाठी चलाने को मजबूर हो जाएंगे।
तो खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर 300 जवानों ने छात्रों के काफिलों को रोका। बता दें कि छात्रों ने यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ दी है। छात्र यहां पर ही कॉलेज कैंपस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। नारेबाजी छात्रों ने यहां पर की है क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है। हालांकि ये लेटर 2018 में जारी किया गया था, लेकिन इस लेटर को दोबारा से वायरल किया गया और कहा गया कि ये संपत्ति हमारी है, जिससे छात्र जो है गुस्सा गए और छात्रों ने वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहां पर नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही कैंपस के बाहर मजार के पास छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रशांत ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं लखनऊ से। प्रशांत, यहाँ पर ये जो लेटर जारी हुआ था 2018 की बात है, 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी किया था, अब इसको दोबारा से वायरल किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि छात्रों को यहाँ पर धैर्य रखना चाहिए? क्योंकि अगर मामला कोर्ट तक जाता तो कोर्ट से सुलझाता, लेकिन छात्रों ने यहाँ पर खुद ही फैसला कर लिया और वहां पर नारेबाजी करने लगे। बिल्कुल, देखिए ये वक्फ बोर्ड का मामला था, 2018 में लेटर लिखा गया था। उदय प्रताप सिंह कॉलेज का मामला है और वहाँ ये वक्फ बोर्ड पर अपना दावा पेश किया था कि ये जो संपत्ति है वो हमारी है, इसलिए ये हमें सुपुर्द कर दी जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उदय प्रताप सिंह कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होने गए थे। उस समय जो है यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर जो घोषणा हुई है, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ चुका है और यह बताया जा रहा है कि जो ये पत्र है वो 2018 का है, जो नोटिस वक्फ बोर्ड द्वारा कॉलेज को दी गई थी। कॉलेज ने इसका जवाब दिया है, लेकिन उसके बावजूद जब ये लेटर सामने आया तो अब कहीं ना कहीं विरोधाभास सामने आ गया है। विरोधाभास ये है कि छात्रों का कहना है कि 100 वर्ष जब इस कॉलेज को पूरे हो गए तो ऐसे में अब वक्फ बोर्ड द्वारा ये घोषणा करना या फिर ये दावा करना, यह बताया जाना कि यह संपत्ति हमारी है। मूल विवाद का कारण यह है कि इस कॉलेज के अंदर एक मजार और एक छोटी मस्जिद बनी हुई है और इसी को लेकर जो है वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये हमारी जो है कौम की संपत्ति है और इसे जो है उदय प्रताप सिंह कॉलेज को दिया गया था। लेकिन अब जो वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है और कॉलेज को अपनी संपत्ति बता रहा है। इसके साथ ही दूसरा मामला ये हुआ कि जुमे की नमाज को लेकर वहां लगातार जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बाद छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया कि एकाएक ये जो लोग हैं वो अब जुमे की नमाज में वहां पहुंचने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कुछ एक लोग ही वहां जो है जाते थे और ऐसा सार्वजनिक तौर पर कोई भी वहां पर नमाज का प्रशांत, तो क्या ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं जहां पर ये मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या वहां पर जानबूझकर नमाज पढ़ने जा रहे हैं? आपका कहना है कि पहले ऐसे लोग नहीं जाया करते थे पर अब सैकड़ों की तादाद में वहां नमाज पढ़ने लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या पहले ये सब नहीं था जो छात्र गुस्सा रहे हैं? देखिए ये पहले चीजें नहीं थी, इसीलिए क्योंकि अब जब ये जो लेटर वायरल हुआ है, लेटर वायरल होने के बाद जैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को पता लगा कि ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं वहाँ एकत्र होकर वहाँ नमाज पढ़ने पहुंच जाने लगे हैं, तो ये जो संख्या बढ़ने लगी है। उसके बाद छात्रों को आशंका हुई कि समय अगर बीता तो निश्चित तौर से जिस तरीके से ये लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो कल धार्मिक स्थल का ये विवाद जो सामने आ जाएगा, मंदिर मस्जिद का विवाद कहीं विद्यालय में आ जाए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर, शिक्षा के मंदिर में किसी भी तरीके की धर्म की राजनीति यहाँ ना हो, उसको लेकर छात्र यहाँ विरोध कर रहे हैं। छात्रों का विरोध किसी मस्जिद को लेकर नहीं है, छात्रों का विरोध किसी दावे को लेकर नहीं, छात्रों का विरोध ये है कि ये जो है शिक्षा का मंदिर है, इसे राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, इसे जो धर्म का अखाड़ा ना बनाया जाए, क्योंकि जब 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो ऐसे में वक्फ बोर्ड के द्वारा यह दावा जो 18 में किया गया था, 2018 के बाद 2024 यानी कि 6 साल बीतने के बाद अब इसका माहौल गर्म होना और यह बात बाहर निकल कर आना, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसी मजार पर जाकर वहां जो नमाज पढ़ रहे हैं, एकाएक संख्या बढ़ना, उसके बाद ये मूल विवाद है। इस विवाद को शांत करने को लेकर जो है कई बार जो चर्चा हुई पुलिस के बीच, दोनों धर्मों के लोगों के बीच, कॉलेज प्रशासन के बीच, लेकिन अभी जो जुमे की नमाज हुई है उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो छात्रों ने इसका विरोध जारी किया है। विरोध जारी करने को लेकर छात्र जब इस मजार की ओर बढ़े हैं विरोध प्रदर्शन करने को लेकर, तो शिवपुरी थाना फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। ऐसे में कई छात्रों को जो विरोध प्रदर्शनकारी थे, प्रशांत, कॉलेज प्रशासन या कॉलेज प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या वो भी समर्थन कर रहे हैं छात्रों का? क्या कुछ कहना है कॉलेज प्रशासन का? बिल्कुल, कॉलेज प्रशासन इस मामले में छात्रों का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को पहले भी ये हिदायत दी है कि मामले को आसान करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि यह मामला जो है विद्यालय प्रशासन का है और विद्यालय प्रशासन अपना जो है वक्फ बोर्ड को जवाब पेश कर चुका है। क्या वक्फ बोर्ड को जवाब भेजा है, ये कॉलेज प्रशासन के सीलबंद लिफाफे में भेजा गया है, तो निश्चित तौर से कोई नया विवाद ना उपजाया जाए।
छात्रों से कॉलेज प्रशासन की अभी भी मांग है। और जो पुलिस फोर्स आई है वो भी कॉलेज प्रशासन ने ही बुलाई ताकि शांति व्यवस्था वहां बनी रहे, कोई भी धार्मिक मुद्दा या धार्मिक उन्माद वहां उत्पन्न न हो। तो कॉलेज प्रशासन किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं है, ना कोई समर्थन है, और छात्रों से अपील लगातार ठीक है प्रशांत, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये उठता है कि संभल हिंसा अभी थमी नहीं थी। संभल हिंसा, फिर अजमेर का मामला सामने आया, एक के बाद एक। अगर एक मामला यहाँ पर सामने आता है इस तरीके से तो एक के बाद एक कई मामले सामने आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आस्था पर राजनीति क्यों हो? आस्था का केंद्र है, सालों पुराने यहाँ पर गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? क्या मकसद क्या है यहाँ इन लोगों का? देखिए, मकसद ये है कि बहुत पहले इन चीजों के विवाद जो है उत्पन्न हो चुके हैं। कभी मुगल काल यहाँ रहा है, फिर जो है अंग्रेजी हुकूमत रही है, मुगलों का अपना इतिहास रहा है। जबकि यह सत्य है कि जब भारत में मुगल आए तो उससे पहले जो है यहाँ तमाम राजवंश थे। उस समय मुगलों ने यहाँ पर जो है आताताई आक्रमण किया, और उसके बाद यहाँ के जो धार्मिक स्थल थे या फिर जो कहा जाए कि यहाँ की पाठशालाएं थी उन्हें ध्वस्त करने का काम किया। और जैसा राजा रहता है वैसे ही वो अपनी सल्तनत चलाता है, अपनी सरकार चलाता है। ये तो युगों युगों से होता आया। तो ऐसे में मुगल कालीन समय में तमाम चीजों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या फिर तमाम विद्यालयों को तोड़कर कहीं जो है देवबंद जैसे जो वो हैं मदरसे वो बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर से देखिए, ऐसे मदरसों के नाम पर भी कहीं ना कहीं जो है जो भूमि है वो मंदिरों की है या बड़े बड़े राजाओं की है। अब ये विवाद उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरातात्विक सर्वेक्षण में या फिर जो अंग्रेजों का इतिहास है उसमें ये तथ्य मिलते हैं कि कब कहाँ कौन सी चीज स्थापित थी। तो ये एक एक करके निकल कर आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो इतिहासकार हैं वो इन तथ्यों को लेकर आ रही है, या फिर अगर देखा जाए कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा ये चीजें जानकारी मिल रही है, उसके बाद एकाएक ये विवाद जो है उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि देखिए, आरएसएस संघ चालक ने पहले ही कहा है कि हर मस्जिद के नीचे हमें शिवालय नहीं ढूंढने चाहिए। प्रशासन भी लगातार यही कह रहा है कि देखिए इस तरीके के मामले उत्पन्न ना हो। संभल मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है कि जब तक कोई याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर नहीं की जाती तब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। प्रशांत, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन शिक्षा के मंदिर में सियासत नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां धान खरीदी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार जहां किसानों से धान का एक एक दाना खरीदने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार करती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की, जहां केल्हारी क्षेत्र में 21 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान लिया जा रहा है। ऐसा हम नहीं, पूर्व विधायक गुलाब कमरो कह रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। सरकार बनने से पहले बीजेपी ने बोला था कि हम 1 एकड़ में 21 क्विंटल लेंगे। सरकार के वादे में दम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इस जिले का प्रभारी बनाया गया है, जिसके कारण मैंने घुटरा के बाद कचौड़ के बाद केलारी, वायरासी और कोटाडोल तक आज मैं जाऊँगा। हर धान खरीदी केंद्र में हम जाके किसानों से बात कर रहे हैं। हर किसानों का, चाहे वो घुटरा की बात हो चाहे कचौड़ केल्हारी पहुँचा हूँ, तो किसानों का कहना है कि हमारे 21 क्विंटल के प्रति एकड़ की दर से नहीं लिया जा रहा है, 15 क्विंटल लिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने उनसे ये भी पूछा कि आपका रकबा में कितने कटौती हुई। तो कुछ लोग किसानों का कहना था कि रकबे में भी कटौती की गई है। साथ ही जो सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था हम एक मुफ्त 3100 रुपये देंगे, फिर धरातल में 2300 रुपये मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इसको कल हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और हमारे प्रदेश कृषि नेतृत्व को भी हम बताएंगे। इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार, जो कुशासन की बात करने वाले, इनके बातों में दम नहीं है। मोदी की गारंटी की बात करते हैं। किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार धोखा पे धोखा और अत्याचार। तो देखिए, सियासत यहाँ पर भर भर कर हो रही है और हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं एमसीबी से। धीरेन्द्र, यहाँ पर छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और धान खरीदी एक उत्सव से कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही उत्सव सामने आता है राजनीति भी यहाँ पर भर भर कर होती है। अब ऐसे में गुलाब कमरो ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्यों निशाना साधा और क्या वाकई उनका जो आरोप है उस आरोप में कितना दम है? जी बिल्कुल, बता दें कि एमसीबी जिले में अगर देखा जाए संगठन के द्वारा भी आंदोलन किया गया था, जहां धान खरीदी केंद्र में जहां कुंटल वहां पे 21 कुंटल करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भरतपुर विधानसभा कुछ ऐसे घुटरा, केलारी, बैरासी, कोटाडोल, जनकपुर, यहाँ इन क्षेत्रों में आज भी किसानों से 15 कुंटल प्रति एकड़ ही धान लिया। इसको लेकर कतार
धान को मुद्दा बना करके भाजपा के आक्रामक हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ा भाजपा जब विधानसभा चुनाव के समय भी घोषणा की थी कि प्रति एकड़ हम किसानों से कुंटल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि गिरदावरी के नाम पे भी कटौती की जा रही है, रकबा भी घटा दिया जा रहा है। ऐसे में किसान करे तो करे क्या? उनके पास एक ही मुद्दा रहता है, कांग्रेस के पास जो धान का मुद्दा, जिसको लेकर के वो लगातार भाजपा पे चढ़ाई किए जा रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि 21 एकड़ प्रति क्विंटल की बात की थी, लेकिन यहाँ पर 15 में दिया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको? उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है। तो क्या किसानों के साथ धोखा हो रहा है? किसानों को नहीं मिल पा रहा उनका जो मूल्य मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, बता दें कि कांग्रेस लगातार ये धान का मुद्दा लेके चल रही है। पूर्व में भी कई बयान भी आ चुके, जिलाध्यक्ष की बात करें या विधायक की बात करें, उसको लेकर के कहते हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्र क्षेत्र के विधायक ने भी बयान दिया था कि हम धान का एक दाना लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल हो रहा है, कहीं ना कहीं किसानों के साथ मतभेद किया जा रहा है। कहीं 15 कुंटल लिया जा रहा है तो कहीं 21 कुंटल। अगर किसान वहाँ आक्रामक होते हैं तो वहाँ 21 कुंटल की बात आ जाती है, अगर नहीं होते तो उनसे 15 कुंटल प्रति एकड़ की ही बात की जा रही है। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है किसानों के लिए, बावजूद इसके किसान परेशान है। परेशानियां इनकी कब खत्म होंगी और कैसे खत्म होंगी? क्या करना चाहिए सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, बता दें कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ भेदभाव, कहीं 21 कुंटल, कहीं 1480 धान किया जा रहा है, जिसको लेकर के कई बार आंदोलन की बात आई सामने, इस पर को लेना चाहिए कि पूरे प्रदेश भर में अगर इस बात है तो 21 कुंटल ही प्रति एकड़ लिया जाए, अन्यथा 15 कुंटल प्रति एकड़ की बात की जाए। ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।